साफ करना है, कितनी बार मलना है, कितनी देर तक रब करना है। मुझे याद है मैं बीसीसीआई का अध्यक्ष था, तो उस समय यूनिसेफ वालों ने वर्ल्ड कप से पहले सचिन तेंदुलकर को एंगेज किया अपने एम्बेसडर के रूप में। वो हाथ धोना सिखाते थे कैसे। कहने की बात छोटी लगती है लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इसका। इसी तरह से ही माननीय योगी आदित्यनाथ जी और मैं इकट्ठे, हम दोनों सांसद थे, वो मुझसे सीनियर थे। 14, 15, 16 लोकसभा में तीनों बार लोकसभा में देखता था योगी जी एक बात को बार बार उठाते हैं। वो कहते थे पूर्वांचल में यानी कि ईस्टर्न यूपी में या तो गैंगवॉर है या जापानी बुखार है। तो मैं हिमाचल से आता हूं, मुझे लगता था जापानी बुखार क्या होता है। गैंगवॉर को पिक्चर्स देख के पता था क्या होता है। तो जापानीज इंसेफ्लाइटिस की जब बात उन्होंने की, मुझे तो तब तक पता नहीं था। लेकिन अब जब चुनाव में मैं गया, वो मुख्यमंत्री बने, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश से गैंगवॉर को भी खत्म कर दिया, जापानी बुखार को भी खत्म कर दिया। और एक बड़ा कारण उसका गंदगी मुक्त करने का स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ा हुआ। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, जिंदगी किसी ने उसको विस्तार में देखा ही नहीं। मैं बहुत सारी WHO की रिपोर्ट्स पढ़ता था, उसमें रिपोर्ट्स में आता था कि महिलाओं की मृत्यु और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन्स की और बाकी सबकी क्यों होती। उसमें बड़ा कारण था सैनिटेशन की सुविधाएं ना। अब कोई गर्भवती महिला है तो बहुत सारे देश के अगर 45 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास शौचालय की सुविधा ही नहीं थी। देश की कम से कम 60% आबादी खुले में शौच करने जाती थी और ये आजादी के 70 वर्ष के बाद की हालत थी। आप 5 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि अगले 6 घंटे के अंदर इस पूरे होटल में एक भी टॉयलेट की सुविधा नहीं, तो आपकी हालत क्या हो। इस देश के बुजुर्ग हो, महिला हो, उनकी हालत क्या होती थी। सूर्योदय से पहले खुले में शौच करने जाओ, फिर सूर्यास्त होने का इंतजार करो। घनी आबादी वाले इलाकों में कैसे जीवन अपना व्यतीत करती हो। बात छोटी थी लेकिन वो भी बदलाव किसने किया, जब मोदी जी ने आकर उनके 12 करोड़ शौचालय बनाने का काम मात्र 2 वर्षों में किया। महिलाओं ने उसको इज्जत घर का नाम दिया। उसका भी आपके स्वास्थ्य पर सीधा फर्क पड़ता है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर भारद्वाज हाई एल्टीट्यूड पर जाकर अपनी सुविधाएं आप सबके माध्यम से, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो देते भी होंगे। आप पहाड़ों में सैर करने जाते हैं, आप कल्पना कीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं 30, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, तो कोई टॉयलेट ही नहीं, तो आपकी क्या हालत है। या वहां बीमार करके तो वहां पर कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, तो क्या है। और मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में अनुभव किया कि वहां पर मैंने डीसी महोदय को कहा कि हर 15 किलोमीटर पर शौचालय बनाने पैसा मैं दूंगा। फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाती थी, गवर्नमेंट टॉयलेट नहीं बना पाए कई साल तक। मैंने सारे स्कूलों में बना दिए थे। डॉक्टर राणा यहां पर बैठे हैं, गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन हैं। हम दोनों एक ही जिला हमीरपुर से आते हैं और जितनी गरीबी देखकर आज ये देश के नामी ग्रामी अस्पतालों में से किसी के चेयरमैन बने, हमारे पूरे इलाके के लिए हिमाचल प्रदेश के बहुत बड़ी ये मान सम्मान की बात है। यहाँ पर है लेकिन वहां पर भी पार्वती अस्पताल खोलकर इन्होंने वहां पर भी सेवाएं देने का काम किया ताकि गरीब जनता को वहां पर भी सुविधाएं मिल पाए। इसी तरह से आप लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। आपको देखकर न जाने कितने लोग प्रेरणा लेते होंगे। मैंने भी एक ऐसा प्रयास सन 2018 में शुरू किया था, अप्रैल 2018। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स
से शुरुआत की, 3 गाड़ियों से शुरू किया था। करते करते 3 साल में 17 गाड़ियां हो गई। डॉक्टर, नर्स, लैब टेक्नीशियन सब लेकर जाते हैं। इस कोविड के टाइम पर जब कोई बाहर नहीं आता था मदद करने के लिए, तब हमारी 17 की 17 गाड़ियां हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बॉर्डर्स पर खड़ी होती थी टेस्ट करने के लिए, दवाइयां देने के लिए। और इन 3 सालों में हमने हिमाचल प्रदेश के अलग अलग पंचायतों में जाकर, रोज नई पंचायत में जाते हैं, 8 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी किया, उनकी जांच भी की, उपचार भी किया और दवाइयां भी मुफ्त में देने का काम किया। 8,000 से ज्यादा पेशेंट्स को किया। तो जो आप हाई एल्टीट्यूड पर करते हैं डॉक्टर मार्फल, मैं कह सकता हूँ मैं तो 3-3,500 फीट की हाइट पर ही कर रहा हूँ। आप लोग तो 13 और 15,000 फीट की हाइट पर जो सुविधाएं देते हैं, जहां पर कोई और नहीं पहुंच पाता है। मेरा एक आग्रह आपसे ये भी रहेगा, ये जो पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आई, भविष्य में ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो तो उसे हम लड़ कैसे सकें? आप कल्पना कीजिए, जब 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा तो अधिकतर जनता को पता, दुनिया भर के लोगों को पता नहीं था कि आगे होगा क्या। हाइड्रोक्सो क्लोरोक्विन HCQ, ये जब हमारे देश से दवाई की मांग इतनी बढ़ी कि दुनिया भर के देशों ने मांगनी शुरू की, प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन आते थे, तो हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने यहां से वो सारी दुनिया भर में देने का काम किया, भारत फार्मा हब के रूप में उभरा। लेकिन दुनिया भर की एक बड़ी लॉबी है जिसने उसके खिलाफ भी बोलने की शुरुआत की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के खिलाफ। लेकिन हम यहीं पर रुके नहीं, पीपी किट भी बनती थी, मास्क बड़े लिमिटेड बनते थे। मोदी जी ने उस समय कहा कि आपदा में अवसर और आत्मनिर्भर भारत की सोच को आगे बढ़ाने का काम किया। आप हिंदुस्तान के लोगों की ताकत देखिए, मात्र 2 महीने के अंदर जहां पहले एक भी पीपी किट नहीं बनती थी, वहां पर 10 लाख पीपी किट एक दिन में बनाने का काम, एक दिन में बनाने का काम किया। ये ताकत हिंदुस्तान की। हम दुनिया की और वैक्सीन के नहीं देखे। हमारी यही 2 कंपनीज ने करोड़ों वैक्सीन की निर्माण यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भी की, और दुनिया में शायद भारत ही इकलौता ऐसा देश है जिसने 180 करोड़ वैक्सीनेशन करने का कीर्तिमान भी स्थापित किया है। ये भी आप सबकी सहायता के कारण ही हो पाया। आपने जो आपदा के समय किया उसको तो मैं उसके लिए आपका साधुवाद, आपको बधाई, आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। लेकिन 2017 में 15 साल के बाद नई नेशनल हेल्थ पॉलिसी हमारी सरकार लेकर आई थी, मोदी जी की सरकार लेकर आई थी। आप देखिए, यूक्रेन में विद्यार्थी फंसे थे, क्या करते हैं? सारे मेडिकल स्टूडेंट्स। हमारी 70 साल की खराब नीतियों के कारण यहाँ पर बच्चे मेडिकल की शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। विदेशों में सस्ती शिक्षा प्राप्त होती थी, यहाँ पर महंगी थी। यहाँ पर एडमिशन प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना पड़ता था, उसका उल्लेख मैं यहाँ पर नहीं करना चाहता। 130 करोड़ के देश में मेडिकल कॉलेज थे कितने? आज मैं कह सकता हूं हमने 2014 से लेकर अब तक 54% मेडिकल कॉलेजेस में वृद्धि की है। 387 मेडिकल कॉलेजेस थे जो बढ़कर आज 596 मेडिकल कॉलेजेस मात्र 7 वर्षों में। और इसमें जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से 39 में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। यूजी और पीजी की सीट्स में 80% की वृद्धि हुई है, जहां लगभग 82,000 मेडिकल अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की सीट थी, वो बढ़कर 1,48,000 सीट हो गई। और लगभग प्रतिवर्ष 1.5 लाख नए डॉक्टर्स ग्रेजुएट करके आ रहे हैं, जो बड़ी वर्कफोर्स बनकर तैयार हुई। हमारे यहाँ पर केवल 7 एम्स अस्पताल थे, जो बढ़कर 22 एम्स अस्पताल हो गए। जन आरोग्य योजना में 17,59,00,000 आयुष्मान कार्ड बने, जिससे लगभग 3 करोड़
अस्पताल में एडमिशन हुई हैं और 1,52,130 आयुष्मान भारत के हेल्थ केयर और वेलनेस सेंटर्स बनाने का काम हमने देश भर में शुरुआत की है। और यही नहीं, ऐसी बहुत सारी सरकार की योजनाएं जिससे दवाई भी सस्ती मिलती है, इलाज और उपचार भी सस्ता होने का काम भी शुरू किया। कोविड के समय आरोग्य सेतु ऐप भी बनाई जो दुनिया भर के देशों ने उसको देखकर आगे बढ़ने का काम भी किया। पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जो दिल्ली तक में भी नहीं थे उसको हमने देश भर के हर जिले में बनाने का काम किया। यहाँ के बड़े बड़े अस्पतालों में भी नहीं था। टेस्टिंग लैब को हमने देश भर में जो अगली हमारी योजना पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्कीम हम लेकर आए उसमें हर जिले में टेस्टिंग लैब्स और सेंटर्स वहां पर बनाने का हम काम शुरू करने वाले। कोविड ऐप हमने देखा कि कोविड के समय डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हमारी सरकार ने कितना सुगम कर दिया था। रजिस्टर करना भी और वैक्सीन लगवाना भी, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना भी और सर्टिफिकेशन करना भी दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, हमारे देश भारत में वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कर पाए। जो कल तक कहते थे कि मोदी जी बैंक खाते क्यों खोलते हैं, आपने आपदा के समय देखा कि 20 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के खाते में 31,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाते ही उनके खाते में पहुंच गया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने खाता भी खोल दिया था और डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसा करने का काम भी किया। ये बहुत बड़ा बदलाव हमारे देश में आपको देखने को मिला है। मैं यही कहूंगा कि जो सिक्स सिग्मा कर रहा है, ऐसा अगर और भी संस्थाएं आगे बढ़कर करें तो उसका बहुत लाभ मिलेगा। मेरी कैबिनेट मीटिंग है, इससे मुझे यहाँ से जल्दी में जाना पड़ेगा। मुझे लगता है मैं पहले ही लेट हूँ, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाया क्योंकि मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए इतने बड़े बड़े नाम यहाँ पर हैं, इतना बड़ा योगदान करने वाले यहाँ पर हैं। आप सबको आज सम्मानित किया गया है। एक बार फिर दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर प्रदीप भार्गव जी को और इनकी सारी टीम मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। अगर आपको लगता है डॉक्टर प्रदीप भार्गव जी अच्छा काम करते हैं तो आप इनके लिए जो करना चाहते हैं कर लीजिए। ये बैक बेंचर्स आपको निकालिए, निकालिए तो ठीक से डालो। और अगर आप अपने देश के लिए यही समर्पण भाव आगे भी रखना चाहते हैं, आप भारत के लिए अपनी सेवाएं देते रहेंगे, तो मैं तो ये कहूंगा कि परेशानियां हमने पिछले 2 सालों में तो बहुत देखी, हर किसी के जीवन में परेशानी आती ही है, लेकिन आप सबको कहूंगा परेशानियों से भागना बहुत आसान होता है। हर जिंदगी में एक मुश्किल इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में ही जहान होता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी और हम सबको आप पर गर्व भी है। और जो भारत माँ का अपने आप को बेटा बेटी समझते हैं, योगदान देने के लिए तैयार है, इस गेट से लेकर उस कोने तक जिसको ईश्वर ने एक हाथ दिया वो एक हाथ खड़ा कर देना, जिसको 2 दिया वो 2 हाथ खड़े कर देना। और मेरे साथ नारा लगा देना, भारत माता की। वो ब्राउन कोट वाले मेरे भाई साहब जो है ये खड़े हैं ना, उन्होंने हाथ खड़ा किया और उनके साथ वाले जो है जिन्होंने चश्मा लगा के बैठे, जिन्होंने हाथ खड़ा किया उनके साथ वाले, आपका हाथ खड़ा नहीं। भारत